हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए वीडियो को लेकर के। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 में, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग आज देखेंगे इस चीज को कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था, आखिर क्या जरूरत इंडिया को पड़ गया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा, दैट इज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा 1991 में। और इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडिया की स्थिति का, तो कहता है 1985 में इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो डेफिसिट होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब सरकार खर्च काफी ज्यादा कर रही थी, मतलब यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी देश में बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। इनकम का जनरेशन काफी कमजोर था। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट अच्छा खासा कर रहा था, एक्सपोर्ट उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। क्लियर? दूसरा प्रॉब्लम हुआ 1990 का एंड होते होते एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया के पास आ गया। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट लगभग डिफॉल्टर होने ही वाला था। ठीक है, सेंट्रल बैंक नया क्रेडिट देने से ही मना कर दिया, क्योंकि स्थिति वैसा नहीं था। कहा जाता है इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत ही कम दिनों का बचा हुआ था। ठीक है, कहता है 1991 में इंडिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस मेट किया, ठीक है, इसमें ऐसी स्थिति आ गई थी कि जो पहले से लोन बोरो करके रखे था, इंडिया ने जो बोरो करके रखा था, उसे चुकाने का पैसा नहीं था, उसका इंटरेस्ट पेमेंट का भी पैसा नहीं था भाई, कि उसको इंटरेस्ट भी पेश कर सके। क्लियर? किसी भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज का होना काफी जरूरी होता है, ताकि जरूरत की चीजों को वो इंपोर्ट कर सके। लेकिन इंडिया के पास क्या हो गया, इंडिया का पैसा रिजर्व था ही नहीं, बहुत कम था। 14-15 दिन का मात्र रिजर्व था इंडिया के पास, फॉरेन रिजर्व। ठीक है, और इंडिया फॉरेन रिजर्व क्या करता था, पेट्रोलियम वगैरह खरीदने के लिए, वैसे आइटम्स को खरीदने के लिए जो इंडिया में नहीं प्रोड्यूस हो पाता है। ठीक है, तो वो भी बहुत ही, मतलब फॉरेन रिजर्व कम होने के कारण ये स्थिति काफी दयनीय हो गई। ठीक है, अब ऐसे समय में सवाल आता है क्या करता है इंडिया। तो भाई इंडिया ने कुछ नहीं, आपको तो पता ही है, वर्ल्ड बैंक जिसे IBRD भी बोलते हैं, IMF, उसका दरवाजा खटखटाया। ठीक है, तो IMF वही लोन तो दे नहीं देता है ना। इंडिया उस समय $7 बिलियन का मांग किया था। ठीक है, तो बोला, IMF ने भी कहा कि ठीक है, दे तो देंगे लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ देंगे, है ना। वो फ्री फोकट में कुछ नहीं देता है। ठीक है, IMF देगा मतलब भाई सीधी सी बात है ना, वो इंटरफेयर करना शुरू करेगा। ठीक है, तो IMF ने पहले तो कहा कि आप 20 टन्स ऑफ गोल्ड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास रखिए। ठीक है, 47 टन्स ऑफ गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखिए। ये डील हुआ IMF के साथ कि हम इतना भाई, तो मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा IMF कहता है कि भाई एक काम करो, है ना, कि आप जो इंडियन इकोनॉमी में जो इतना ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हो उसे दूर करो, लिबरलाइज करो अपने इकोनॉमी को, ग्लोबलाइज करो इकोनॉमी को। ठीक है, ये सब चीजों का कंडीशंस IMF ने रख दिया। तो अब इंडिया के पास था क्या था कि भाई अब ना ऐसा पॉलिसी लाने की आवश्यकता था कि फॉरेन कंपटीशन से अपने देश को भी बचा सके और ग्लोबलाइज भी हो जाए, है ना, मतलब पूरा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी कम कर दें और उसके बावजूद हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो प्रोटेक्ट हो जाए, है ना। ऐसा पॉलिसी लाने की बात हुई। तो उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, है ना। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सिचुएशन को डील किया है। एज एन इकोनॉमिस्ट, है ना, वो इंडिया के वन ऑफ द, हम लोग कह सकते हैं कि सुपर्ब इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, पॉलिसी रिलेटेड, इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड जो उनके आइडियाज हैं बेहतरीन रहे हैं। ठीक है, इंडिया की जो स्थिति है 1991 में जैसा था, रियली बहुत ही खराब होने वाला था, बहुत ही खराब हो चुका था कहिए तो, लेकिन वहां से उभार के निकाला, है ना।
इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो भाई अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या रिफॉर्मेशन की बात हुई, क्या इसमें कहा गया? दो प्रकार की बातें कही गई। एक तो था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब देश के अंतर्गत है ना बहुत लिबरलाइजेशन रिलेटेड इस मतलब पॉलिसी को लाया गया। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी का मतलब इकोनॉमिक्स में याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, क्लियर है? वही कुछ था स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो टेक मेजर्स था जो शॉर्ट रन में पूरा करने के पर्पज से लाया गया, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या समस्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इंडिया का था वो डेफिसिट में चला गया था, उसे सुधारना था। और जो चीज तुरंत अचीव नहीं हो सकता है, राइट, जैसे लिबरलाइज तुरंत नहीं हो सकता है, प्राइवेटाइज तुरंत नहीं हो सकता है, ग्लोबलाइज तुरंत नहीं हो सकता, टाइम लगता है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के रूप में इसको रखा गया। ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में, है ना, बट अभी ब्रीफली पहले जान लेते हैं। अगर बात करें स्टेबलाइजेशन मेजर्स, तो मैंने क्या कहा, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स से रिलेटेड बातें करता है। ठीक है, जो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, जो इन्फ्लेशन था, उसे शॉर्ट टर्म में तुरंत कंप्लीट किया जाए, उसके लिए क्या करना है, ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स है ना, जो उपाय लगाए गए हैं इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को दूर करने, इन्फ्लेशन को दूर करने, इसे लाया गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स के अंतर्गत। क्लियर? वहीं अगर स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करें, मैंने दो यहां बताया ना, स्ट्रक्चरल मेजर्स और स्टेबलाइजेशन मेजर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मेजर्स में था जो लॉन्ग टर्म में हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्या था वो, इकोनॉमिक इफिशियंसी को बढ़ाना, है ना, अपने कंट्री के जो इंडस्ट्रीज थे वो ग्लोबल रूप में इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन दे सके अदर इंडस्ट्रीज को, उस लायक बनाना। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंतर्गत क्या किया गया, सबसे पहला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, बट फिलहाल पहले तीनों का मीनिंग जान लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था, देखिए 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था, उसमें ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, जो कि क्या थे, जिसको लाइसेंस लेना अनिवार्य था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, उन कंट्रोल्स से फ्रीडम देना, उसे आजाद किया गया। अब बहुत कम ही इंडस्ट्रीज बच गए थे जिस पर मतलब जो गवर्नमेंट जिस पे कंट्रोल कर रहा है, जिस पे बोला कि लाइसेंस लेना की अनिवार्यता है। पहले समय में एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ता था। लिबरलाइजेशन में कहा गया उसमें कमी किया जाए, मतलब लोग आसानी से इंडस्ट्रीज में आ सके, आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सके, उसके लिए उपाय करना। ठीक है, बात करें प्राइवेटाइजेशन का, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उसका ओनरशिप प्राइवेट के हाथ में देना। तो होता क्या ना, प्राइवेट हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी कार्यालय, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है ऑफिस, है ना, वहां पे काम काफी स्लो हो रहा था उस समय। अभी भी लोग बोलते हैं कि काम स्लो होता है, सरकारी काम थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, सरकार ने देखा वैसे इंडस्ट्रीज जो डेड हैं, मतलब जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बार बार लॉस में जा रहे हैं, वैसे इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के को उसका ऑनरशिप दे देना, बेच देना, ये प्राइवेटाइजेशन था। ताकि देखिए अगर प्राइवेट के हाथ में गया तो वो क्या करेगा, वो काम शुरू करेगा प्रॉफिट मेकिंग के लिए। अब प्रॉफिट मेकिंग के लिए कब, जब बेटर क्वालिटी देगा वो, है ना, अच्छे सर्विसेज देंगे, यही मकसद से प्राइवेटाइजेशन किया गया ताकि फॉरेन कंपटीशन से लड़ा जा सके। ठीक है, बात करें ग्लोबलाइजेशन का, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, एक इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना विद अनदर इकोनॉमी, है ना, जैसे इंडिया को अदर इकोनॉमी के साथ जोड़ना, मतलब फ्री फ्लो हो सके ट्रेड का, आसानी से ट्रेड हो सके, कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस में जो है उसमें काफी कमी कर देना। क्लियर? ये ब्रीफ था तीनों, है ना, ब्रीफली बता दिया मैंने आपको, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मैं बताऊंगा लिबरलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी खास होने वाला है ये वीडियो, है ना।
ध्यान रखिएगा इंडियन इकोनॉमी के वैसे बच्चे जो 12th क्लास का बोर्ड देने वाले 2024 में, या फिर जो जैक बोर्ड के बच्चे 11th का एग्जाम देंगे 2024 में, उन लोगों के को दिमाग में रखते हुए अभी का ये जो वीडियोस है वो बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर कंप्लीट वीडियो देखा करें, अच्छे से देखा करें, आप लोगों को काफी मदद मिलेगा, है ना। तो आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।